नमस्कार, अपना प्रदेश उत्तर प्रदेश उत्तराखंड देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ पूजा मोहन पांडे। बुलेटिन की शुरुआत करते हुए सबसे पहले आपको बता दें बड़ी और अहम जानकारी राजधानी लखनऊ से। कल सीएम योगी आदित्यनाथ राजधानी दिल्ली का माफ कीजिएगा रुख करने वाले हैं। कल दोपहर को 2 बजे दिल्ली पहुंचेंगे सीएम योगी आदित्यनाथ। राष्ट्रपति भवन की होने वाली बैठक में शरीक होने वाले हैं। ये बैठक प्रधानमंत्री की अध्यक्षता में होने वाली है। बड़ी और अहम जानकारी इस वक्त आपको दे रहे हैं। कांग्रेस ने देश में बढ़ती महंगाई और बेरोजगारी को लेकर आज विरोध प्रदर्शन किया था। मामले पर गृह मंत्री अमित शाह की प्रतिक्रिया सामने आई। अमित शाह ने कहा, मेरा मानना है कि गुपचुप तरीके से कांग्रेस ने अपना मामला आगे बढ़ाया है। कांग्रेस ने आज ही क्यों प्रदर्शन किया? आज तो ईडी ने उनसे कोई पूछताछ नहीं रखी। दरअसल आज ही के दिन प्रधानमंत्री ने बहुत शांतिपूर्ण तरीके से राम मंदिर का समाधान किया था। आज ही के दिन अयोध्या में राम मंदिर का शिलान्यास किया गया था। ऐसे में काले कपड़े पहनकर विरोध करने का क्या मतलब है? कांग्रेस हमेशा से ही छिपे तौर पर तुष्टीकरण की नीति को आगे बढ़ाती रही है, लेकिन ये नीति ना पहले कभी देश के लिए सही थी और ना ही आज ये सही है। तो वहीं उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने भी कहा कि कांग्रेस सामान्य पोशाक में विरोध कर रही थी, लेकिन आज उन्होंने काले कपड़े पहनकर विरोध किया। ये सभी राम भक्तों का अपमान है। उन्होंने इस दिन को इसलिए चुना क्योंकि आज अयोध्या दिवस है। के नेताओं का आचरण अत्यंत निंदनीय है। कांग्रेस पार्टी कई दिनों से आंदोलन कर रही है, अपने सामान्य कपड़ों में कर रही थी। सहमति असहमति हो सकती थी, लेकिन 5 अगस्त की तिथि को श्री राम जन्मभूमि मंदिर निर्माण कार्य के शुभारंभ दिवस के दिन, अयोध्या दिवस के दिन, माननीय उच्चतम न्यायालय के सम्मान दिवस के दिन राम भक्तों को अपमानित करने वाला कांग्रेस का यह आचरण एक बार फिर जग जाहिर हुआ है। तो वहीं उत्तर प्रदेश के डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक शुक्रवार दोपहर को धार्मिक नगरी अयोध्या पहुंचे। उन्होंने सबसे पहले पूर्व सांसद डॉक्टर रामविलास दास वेदांती के आश्रम पहुंच करके उनसे उत्तराधिकारी के महंताई के कार्यक्रम में शिरकत करी। नवनियुक्त महंत राघवेश दास वेदांती से उन्होंने आशीष भी लिया। कार्यक्रम में शिरकत करने के बाद वो सिद्धपीठ हनुमानगढ़ी भी पहुंचे। वहां उन्होंने बजरंगबली का दर्शन करते हुए मंगल कामना की। वहीं भूमि पूजन के 2 साल पूरे होने पर डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक ने कहा कि अब जल्द ही समय पर रामलला का मंदिर पूरा हो जाएगा। राम के जुड़े हुए सभी आस्था के जो प्रतिबिंब हमारे वेदांती जी हैं, उनको पूरे देश से प्रदेश से लोग आकर के प्रणाम कर रहे हैं और उत्तराधिकारी बनाए जाने के लिए बहुत बहुत बधाइयाँ शुभकामनाएं दे रहे हैं। रामलला का धाम है, ये पूरी दुनिया के लोग यहाँ आते हैं और ऐसे में रामविलास वेदांती जी ने पूरा जीवन हिंदू जनमानस को समर्पित किया है। मैं श्रद्धेय गुरु जी को चरणों में नमन करता हूं और गुरु जी को उनके पूरे परिवार को भरोसा दिलाता हूं। मैं पूरी तरह समर्पित भावना के साथ श्रद्धेय गुरु जी के साथ। कांग्रेस का आज देश भर में हल्लाबोल जारी रहा। कांग्रेस महंगाई, बेरोजगारी और ईडी की कार्रवाई के खिलाफ प्रदर्शन कर रही है। यूपी और उत्तराखंड में कांग्रेस के सीनियर नेता और कार्यकर्ताओं ने प्रदर्शन किया। प्रदेश में कई जगहों पर कांग्रेस का प्रदर्शन देखने को मिला है। तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। 6 तस्वीरें हैं लखनऊ, देहरादून, अमेठी, गोरखपुर, मथुरा, ललितपुर की। आपको बता देंगे गिरफ्तारी के बाद कांग्रेस मुख्यालय के बाहर लखनऊ में कांग्रेसी दोबारा से धरने पर बैठ गए थे। वहीं लखनऊ उत्तरी से बीजेपी विधायक नीरज बोरा के प्रतिनिधि पर एफआईआर दर्ज हो गई है। ये एफआईआर गुडम्बा थाने में पार्टी के महिला कार्यकर्ताओं ने दर्ज कराई, क्योंकि महिला को नशीला पदार्थ खिलाकर गंदा वीडियो बनाया गया था और तो और बदनाम करने के लिए व्हाट्सएप स्टेटस तक पर तस्वीरें डाल दी गई थी। अब फिलहाल एफआईआर दर्ज हो चुकी है। मिर्जापुर में माफिया विजय मिश्रा के खिलाफ मुकदमा दर्ज हुआ। ये मुकदमा विधि विरुद्ध कार्य करने और सरकारी काम में बाधा डालने और अनर्गल बयानबाजी को लेकर हुआ है। साथ ही लापरवाही बरतने के आरोप में पुलिसकर्मियों को भी निलंबित किया गया। आपको बता दें कि पेशी पर विजय मिश्रा को साथ लेकर आई आगरा पुलिस के खिलाफ कार्रवाई को लेकर विभाग को पत्र लिखा गया है। जनपद मिर्जापुर में जनपद भदोही के चिन्हित माफिया विजय मिश्रा की आज पेशी थी, जिसको आगरा पुलिस के द्वारा यहाँ कोर्ट में लाया गया था। पेशी के बाद कुछ तथ्य संज्ञान में आए हैं। विजय मिश्रा अन्य के द्वारा
विधि विरुद्ध कार्य करना, सरकारी कार्य में बाधा पहुंचाना, अनर्गल बयानबाजी करना इत्यादि के तथ्य संज्ञान में आए हैं। इन तथ्यों के आधार पर विजय मिश्रा अन्य के खिलाफ में सुसंगत धाराओं में मुकदमा पंजीकृत कर लिया गया है एवं लापरवाही बरतने के आरोप में जनपद मिर्जापुर के संबंधित जो पुलिस कर्मी थे उनके खिलाफ निलंबन की कार्रवाई की गई है एवं जो आगरा पुलिस के जो कर्मचारी आए थे उनके खिलाफ भी कार्रवाई हेतु संबंधित जनपद से पत्राचार किया गया है। वहीं राकेश टिकैत शुक्रवार को सूदनपुर बिजली घर पर चल रहे किसानों के अनिश्चितकालीन धरने को संबोधित कर रहे थे। उन्होंने कहा कि संगठन की एकता बेहद जरूरी है। 2024 में फिर से बेईमानी से इनकी सरकार बनेगी। गृह मंत्री योगी आदित्यनाथ को बनाया जाएगा ताकि वो हर जगह बुलडोजर चला सके। असली लड़ाई 2024 के बाद ही चालू होगी। भारतीय किसान यूनियन के राष्ट्रीय प्रवक्ता राकेश टिकैत ने कहा कि किसान अपने संगठन को और मजबूत रखे। आंदोलन की जरूरत पड़ेगी। इन आंदोलनों और देश को किसान ही बचाएगा। राजनीतिक पार्टियां खत्म होंगी। गांधी परिवार का एक सदस्य जेल में जाएगा। लोकसभा चुनाव 2024 के बाद सरकार के खिलाफ हम आर पार की लड़ाई शुरू करेंगे। अगर कोई अधिकारी पक्षपात करेगा, हमारे लोगों को डराने का काम करेगा कि उस संगठन में चल जाओ, बीजेपी में चल जाओ, ये कोई पॉलिटिकल पार्टी नहीं है। अधिकारी अपनी कुर्सी पे अपना काम कर ले, दिमाग अपने ठीक कर ले। नहीं तो हम जानते हैं क्या ये मुकदमा लिखेंगे हम आंदोलन करेंगे, ये मुकदमा लिखेंगे हम आंदोलन करेंगे। जो भी अधिकारी हमको मिलेगा हम उस अधिकारी के बाहर बैठेंगे, बाहर दरवाजे पे। प्रख्यात सपा नेता जनेश्वर मिश्रा की जयंती पर सपा राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने लखनऊ के जनेश्वर मिश्रा पार्क पहुंचकर श्रद्धांजलि दी है। इस दौरान उन्होंने बीजेपी के हर घर तिरंगा अभियान को लेकर बड़ा आरोप लगाया। उन्होंने कहा तिरंगा यात्रा की आड़ में दंगा फैलाया जा सकता है। बीजेपी प्रदेश में कई ऐसी घटनाओं को घटित करा सकती है जिससे कि समाज में दूरियां पनपें। ये जो तिरंगा फहराने का कार्यक्रम चल रहा है वहीं मैं सावधान करना चाहता हूं। ये भारतीय जनता पार्टी तिरंगा के साथ दंगा भी फैला सकती है। ये तिरंगा यात्रा के साथ जिससे वो पार्टी निकली है उसने कभी तिरंगा नहीं लगाया। समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव आज जनेश्वर मिश्रा पार्क पहुंचे थे और मौका था उनकी जयंती पर पुष्पांजलि अर्पित करने का। और ये सामने जनेश्वर मिश्रा की मूर्ति लगी है जो जनेश्वर मिश्रा पार्क में ही स्थित है और यहाँ पर वो पहुंचे थे। उन्होंने पहले पुष्प अर्पित किए, उसके बाद उन्होंने तीखे हमले भारतीय जनता पार्टी पर किए। खास बात है कि तिरंगा यात्रा को लेकर भी उन्होंने सवाल खड़े किए हैं और कहा है कि जिस तरह से तिरंगा यात्रा निकाली जा रही है, जिस तरह से तिरंगा का घर घर पहुंचाने का जो अभियान है भारतीय जनता पार्टी का, वो कहीं ना कहीं उस पर शक पैदा होता है। क्योंकि जिस तरह से कासगंज में हत्या घटना हुई थी तिरंगा यात्रा के दौरान, वहीं इस बार भी जो तिरंगा घर घर पहुंचाया जा रहा है उसके पीछे भी एक साजिश हो सकती है। भारतीय जनता पार्टी तिरंगे को लेकर एक बड़ी साजिश रच सकती है। और इसके अलावा तिरंगे को लेकर उन्होंने कहा है कि अगर तिरंगे का सम्मान किया है तो समाजवादी पार्टी ने किया है। इसी पार्क में सबसे बड़ा तिरंगा, यानी कि यूं कहें कि इसी जनेश्वर मिश्रा पार्क में एक तिरंगा जो सबसे बड़ा फहराया जाता है वो इसी तिरंगा जो है वो इसी पार्क में है। इसके अलावा उन्होंने और कई सवाल खड़े किए हैं। कस्टोडियल डेथ पर भी सवाल खड़े किए हैं कि सबसे ज़्यादा उत्तर प्रदेश में कस्टोडियल डेथ हुई हैं। इसके अलावा जो जीएसटी लग रहा है दूध और दही पर, उसको लेकर भी उन्होंने तीखे हमले किए भारतीय जनता पार्टी पर। तो कहीं ना कहीं आज काफ़ी मुखर होकर बोले हैं। इसके अलावा जो सहयोगी दल थे उसके सवाल पर जरूर थोड़ा चप्पी साधी, लेकिन ये बताया जा रहा है कि अखिलेश यादव के जो ये हमले हैं इस पर भारतीय जनता पार्टी का रिएक्शन जरूर आएगा। क्योंकि जिस तरह से उन्होंने आज सवाल खड़े किए हैं तिरंगा यात्रा पे या फिर जो जीएसटी लगी है उसके ऊपर, उस पर कहीं ना कहीं अब राजनीति जरूर गर्म होती नजर आएगी। कैमरा पर्सन रियाज के साथ नफुर किदवई, जनता टीवी लखनऊ। वहीं प्रदेश सरकार की ओर से छात्रों को शिक्षा तकनीकी से जोड़ने के लिहाज से योजनाएं लागू की जा रही हैं। इसी कड़ी में अलीगढ़ में लाभार्थी छात्रों को निःशुल्क टैबलेट और स्मार्टफोन वितरित किए गए। ये वितरण एएमयू के उप कुलपति और जिला मजिस्ट्रेट ने किया है और कहा कि इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स का सदुपयोग शिक्षकों और किताबों से जोड़कर जरूर करें। ये देखिए, उत्तर प्रदेश सरकार की ओर से जो बच्चों को गैजेट्स दिए जा रहे हैं जिसमें स्मार्टफोन भी है और टैबलेट भी है, ये उनकी पढ़ाई के लिए है। तो अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में भी आज इसका वितरण कार्यक्रम था। जो वाइस चांसलर सर हैं वो और मेरे द्वारा कुछ बच्चों को यहाँ पर ये वितरित किया गया है और इस स्कीम के बारे में जानकारी दी गई है। हर छात्र को, चाहे वो किसी भी क्लास का क्यों ना हो, उसके लिए व्यवस्था की गई है। तो अभी जो वितरण हो रहा है चरणबद्ध तरीके से हो रहा है। अभी तो वहीं अखिलेश के तिरंगे को लेकर दिए गए बयान पर भाजपा प्रवक्ता राकेश त्रिपाठी ने भी पलटवार किया है। क्या कुछ का सुनिए। तिरंगे के साथ दंगे का नाम जोड़ना ये बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है।
अखिलेश यादव को अपने इस बयान के लिए माफी मांगनी चाहिए कि वो भारत के राष्ट्रीय ध्वज तिरंगा, जिसके साथ एकात्मता का भाव जुड़ता है, जो किसी जाति का नहीं, किसी पंथ का नहीं, किसी मजहब का नहीं, किसी वर्ग का नहीं, बल्कि पूरे संपूर्ण भारतीयों के लिए स्वाभिमान का प्रतीक बनता है, उस तिरंगे के साथ वो दंगे जैसे शब्द का इस्तेमाल कर रहे हैं। अखिलेश यादव जी को रह रह करके अपने कार्यकाल के दंगों की याद सताती है कि अपने कार्यकाल में कैसे पूरे उत्तर प्रदेश के हर जिले में उन्होंने दंगा फैलाने का काम किया था, दंगाइयों को बचाने का काम किया था। लेकिन आज दंगा मुक्त उत्तर प्रदेश उनसे देखा नहीं जा रहा और इसीलिए दंगे की याद आ रही है। लेकिन तिरंगे के साथ दंगे को जोड़ना यह बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है और अखिलेश जी को इसके लिए माफी मांगनी चाहिए। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने रुद्रपुर में डेयरी विकास विभाग की ओर से आयोजित दुग्ध प्रोत्साहन योजना कार्यक्रम में प्रदेश के 1,13,000 दुग्ध उत्पादक परिवारों के खातों में डीबीटी के माध्यम से 22 करोड़ रुपए की प्रोत्साहन राशि ट्रांसफर की है। उन्होंने प्रदेश के सर्वश्रेष्ठ 3 दुग्ध उत्पादकों को प्रोत्साहन राशि के साथ में सम्मानित भी किया। मुख्यमंत्री धामी ने कहा कि अब सिंचाई विभाग कृषि विभाग के साथ तालमेल करते हुए योजनाएं बनाएगा ताकि किसानों को सिंचाई की दिक्कतें ना हो। पीएम मोदी के नेतृत्व में देश तेजी से आगे बढ़ रहा है। प्रदेश में सरलीकरण, समाधान और निस्तारण के मंत्र पर काम किया जा रहा है। सबसे पहले तो किसान हो, चाहे दुग्ध उत्पादक हो, फलों के क्षेत्र में काम करने वाले हों, बागवानी के क्षेत्र में काम करने वाले, उनको हम लोग हर प्रकार से प्रोत्साहन की इनकी योजना बना रहे हैं और साथ ही साथ जो उनका उत्पाद है उस उत्पाद को ठीक से बाजार मिले, ठीक से उनको मार्केट मिले, मार्केट तक जाने की व्यवस्था मिले, उसके संवर्धन का, प्रोसेसिंग का, सारे सेक्टरों में हम लोग काम कर रहे हैं। और हमारा संकल्प है, माननीय प्रधानमंत्री जी का संकल्प है कि किसानों की आय दुगनी होनी चाहिए। उस क्षेत्र में हम लगातार काम कर रहे हैं। इसी के तहत हमने आज प्रोत्साहन राशि भी यहाँ पर दुग्ध उत्पादकों को दी है। उत्तर प्रदेश के तनिया गांव के आयुष ठाकुर नामक युवा इतिहास रचने की तैयारी कर रहे हैं, जो आज मवाना से चलकर हरिद्वार पहुंचे, जहां हिंदू जागरण मंच कार्यकर्ताओं ने आयुष ठाकुर का जोरदार स्वागत किया। हिंदू जागरण मंच कार्यकर्ताओं ने आयुष ठाकुर को फूल मालाएं पहनाई, साथ ही भारत माता के जयकारों से लक्सर क्षेत्र गूंज उठा। हर किसी के चेहरे पर इस यात्रा को लेकर बेहद उत्साह नजर आ रहा था। यात्रा कर रहे आयुष ठाकुर भी बेहद खुश नजर आए। उन्होंने कहा, मेरठ के मवाना का रहने वाला हूं। मवाना से चलकर आज तीसरे दिन उत्तराखंड की भूमि के लक्सर में प्रवेश कर चुका हूं। मुझे पूरे भारतवर्ष में 11,000 किलोमीटर पैदल यात्रा करनी है। मैं सबसे पहले उत्तराखंड के 4 धाम की यात्रा पूरी करूंगा, उसके बाद भारत के 4 धाम और सभी ज्योतिर्लिंगों की भी पैदल यात्रा करूंगा। इस यात्रा को करने में मुझे अपार हर्ष महसूस हो रहा है। पहले उत्तराखंड के 4 धाम करने, फिर भारत के 4 धाम, बीच में 8 या 9 ज्योतिर्लिंग जब करवा सकता। मैं उत्तराखंड गया था, अभी 5 तारीख में आया, वहाँ मुझे पता चला कि पूरे भारत का भ्रमण करा था पहले। मुझे भी सोची थी कि पूरे भारत का भ्रमण करना पहले। वहीं कॉर्बेट पार्क और वन विभाग रामनगर में आने वाले मोहान क्षेत्र में हिंसक हुए 2 बाघों को पकड़ने की अनुमति कॉर्बेट प्रशासन को मिल चुकी है, लेकिन घटना के 20 दिनों से ज्यादा दिन बाद भी बाघ वन विभाग की पकड़ से कोसों दूर है। दरअसल 16 जुलाई को कॉर्बेट पार्क से जाने वाली सड़क पर बाइक सवार युवकों पर बाघ ने हमला किया था, जिसमें पीछे बैठे एक युवक को बाघ झपट्टा मारकर जंगल तक ले गया, जिसमें युवक का एक हाथ प्रशासन को बरामद हुआ था। तब से ही कॉर्बेट प्रशासन और वन विभाग रामनगर बाघ को पकड़ने के ऑपरेशन में लगा हुआ है, जिसके लिए प्रशासन ने 2 पिंजरे, 2 ड्रोन, 35 से ज्यादा कैमरा ट्रैप, 3 हाथी और 40 से ज्यादा वनकर्मी बाघ को पकड़ने में लगा रखे हैं। अभी दोनों बाघों को हमने चिन्हित किया है, जिनका मूवमेंट रोड के दोनों तरफ था। इसमें कैमरा ट्रैप इमेजेस हैं, ड्रोन फुटेजेस हैं। उसके आधार पर हमने 2 जो बाघ हैं उनको ट्रैंक्विलाइज करने की अनुमति मांगी थी, जो हमें प्राप्त हो चुकी है। उत्तर प्रदेश ऐसा राज्य है जहां देश का सबसे बड़ा एक्सप्रेसवे नेटवर्क है। इस हिसाब से देखा जाए तो आने वाले वक्त में ये दुनिया में अपने एक्सप्रेसवे के लिए जाना जाएगा। विश्व के कई देशों से ज्यादा एक्सप्रेसवे कनेक्टिविटी यूपी में होगी। उत्तर प्रदेश 13 एक्सप्रेसवे वाला देश का पहला राज्य बन गया है। हम ऐसा क्यों कह रहे हैं, ये खास रिपोर्ट देखिए। उत्तर प्रदेश ऐसा राज्य है जहां देश का सबसे बड़ा एक्सप्रेसवे नेटवर्क है। इस हिसाब से देखा जाए तो आने वाले वक्त में ये प्रदेश दुनिया में अपने एक्सप्रेसवे के लिए जाना जाएगा। विश्व के कई देशों से ज्यादा एक्सप्रेसवे कनेक्टिविटी यूपी में होगी।
उत्तर प्रदेश 13 एक्सप्रेसवे वाला देश का पहला राज्य बन गया है। इनमें से 7 एक्सप्रेसवे पर काम चल रहा है। एक्सप्रेसवे का ये काम 3200 किलोमीटर पर चल रहा है। प्रदेश में अब तक 6 एक्सप्रेसवे संचालित थे, लेकिन 16 जुलाई को 296 किलोमीटर लंबे बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे भी इस संचालित एक्सप्रेसवे की लिस्ट में जुड़ गया है। अब यहां कुल 7 एक्सप्रेसवे जनता के इस्तेमाल के लिए समर्पित हैं। इसी महीने देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बुंदेलखंड को दिल्ली से सीधे जोड़ने वाले बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे को जनता के लिए खोल दिया था। यूपी में सड़कों पर काम तेजी से हो रहा है। यूपी में गांव की गलियों, ब्लॉक मुख्यालय, जिला मुख्यालय एक राज्य से दूसरे राज्य को जोड़ने के लिए ही नहीं, बल्कि दूसरे देशों से जोड़ने के लिए भी सड़कों का जाल बिछाया जा रहा है। यहाँ 70 सालों में एक्सप्रेसवे पर कम काम हुआ था, लेकिन हाल ही में यूपी में एक्सप्रेसवे के निर्माण को संजीदगी से लिया गया। आगे बढ़ने से पहले जानिए उत्तर प्रदेश के संचालित और निर्माणाधीन एक्सप्रेसवे के बारे में। मौजूदा वक्त में उत्तर प्रदेश में कुल संचालित एक्सप्रेसवे की संख्या 6 है, जो 1225 किलोमीटर दूरी के साथ प्रदेश वासियों को लाभान्वित करता है। यमुना एक्सप्रेसवे 165 किलोमीटर, नोएडा ग्रेटर नोएडा एक्सप्रेसवे 25 किलोमीटर, आगरा लखनऊ एक्सप्रेसवे 302 किलोमीटर, दिल्ली मेरठ एक्सप्रेसवे 96 किलोमीटर, पूर्वांचल एक्सप्रेसवे 341 किलोमीटर, बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे 296 किलोमीटर। तो वहीं कुल निर्माणाधीन एक्सप्रेसवे की संख्या 7 है, जो 174 किलोमीटर दूरी के साथ प्रदेशवासियों को लाभान्वित करेगा। गोरखपुर लिंक एक्सप्रेसवे 91 किलोमीटर, गंगा एक्सप्रेसवे 594 किलोमीटर, लखनऊ कानपुर एक्सप्रेसवे 63 किलोमीटर, गाजियाबाद कानपुर एक्सप्रेसवे 63 किलोमीटर, गाजियाबाद कानपुर एक्सप्रेसवे 380 किलोमीटर, गोरखपुर सिलीगुड़ी एक्सप्रेसवे 519 किलोमीटर, दिल्ली सहारनपुर देहरादून एक्सप्रेसवे 210 किलोमीटर, गाजीपुर बलिया मांझी घाट एक्सप्रेसवे 117 किलोमीटर। इस कड़ी में एनसीआर और पश्चिम यूपी के लोगों के लिए सहूलियत के लिए बना दिल्ली मेरठ एक्सप्रेसवे है। इसके साथ ही 594 किलोमीटर लंबे गंगा एक्सप्रेसवे का काम भी तेजी से किया जा रहा है। इसके पूरा होने से पूरब और पश्चिम की दूरी में कमी आएगी। कहा जा रहा है कि बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे के बाद अब गंगा एक्सप्रेसवे यूपी सरकार का ड्रीम प्रोजेक्ट है। इन एक्सप्रेसवे के अलावा लखनऊ कानपुर एक्सप्रेसवे, गोरखपुर लिंक एक्सप्रेसवे, गाजीपुर बलिया मांझी घाट एक्सप्रेसवे और दिल्ली देहरादून एक्सप्रेसवे निर्माणाधीन हैं। इससे यूपी के बाशिंदों के अलावा अन्य प्रदेशों को भी फायदा मिलेगा। प्रदेश में हाईवे और एक्सप्रेसवे के किनारे औद्योगिक गलियारों का निर्माण भी हो रहा है। इसके साथ ही इमरजेंसी की स्थिति से निपटने के लिए वायुसेना के विमानों की लैंडिंग और टेक ऑफ के लिए हवाई पट्टियां भी विकसित की जा रही हैं। कुल मिलाकर योजना इन तमाम एक्सप्रेसवे के जरिए सूबे को आर्थिक, सामरिक और व्यवहारिक दृष्टि से संपन्न बनाना है। ब्यूरो रिपोर्ट, जनता टीवी।